क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या का मतलब समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखो, एक तो होता है हमारे पास में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होता है हमारे पास में अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में, p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q जो होता है वो पूर्णांक होता है। p और q एक पूर्णांक होता है और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ऐसी अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी, जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में, p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो रूट 5 जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको यहां पर क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको मैंने परिमेय संख्या का मतलब समझा दिया। अब देखो, जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, यहां पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में ये ध्यान रखना है कि हम इनका विरोधाभास विरोधाभास मेथड का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसने बोला है अपरिमेय संख्या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। अपरिमेय का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ना मान के रूट 5 को परिमेय संख्या हम यहाँ पर मान लेंगे। तो हम यहाँ पर इसका आंसर कर रहे हैं, क्या करेंगे, हम मानेंगे इसको, माना रूट 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम इसको क्या है, गलत साबित करेंगे बाद में, तो फिर उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा ये। तो रूट 5 हमने क्या माना, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो मैंने अभी आपको बताया था कि परिमेय संख्या जो होती है वो p बटा क्यू के फॉर्म में होती है, p बटा क्यू a बटा b इस फॉर्म में हमारी होती है। तो हम कह सकते हैं कि भैया इसलिए इसलिए हम मान सकते हैं, इसलिए माना जो रूट 5 होगी वो a बटा b के बराबर होगी। बोलो, क्योंकि रूट 5 को मैंने क्या माना, अभी परिमेय संख्या है, तो रूट 5 जो होगा वो बराबर होगा a बाई बी के, a बटा b के, जहां पर हमारा जो b है वो बराबर नहीं होगा जीरो के, b हमारा जीरो नहीं हो सकता, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां के लिए हम कह सकते हैं जहां हमारा a और b जो है, a और b जो है वो क्या है, पूर्णांक है, और तथा a और b का जो HCF होता है, a और b में एक के अतिरिक्त अगर a और b का मैं अभाज्य गुण मतलब एक गुणनखंड करूं, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालूं, तो एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं निकलेगा, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकलेगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या, जब जो भी परिमेय संख्या होती है, जो p अपॉन क्यू, जो भी परिमेय संख्या होती है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होती है, यहाँ पर p और q पूर्णांक होता है, और इनका अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a और b पूर्णांक है, यहाँ पर a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा अगर ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गुणनखंड, ठीक है, नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो भैया अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करूँ, पहले तो मैं इनका स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों का मैं क्या कर लेता हूँ, वर्क कर लेता हूँ। तो वर्क करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा रूट 5 का, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट 5 का वर्ग और a बटा b का वर्ग। तो यहाँ पर रूट 5 का वर्ग अगर करता हूँ तो 5 आएगा, और a बटा b का वर्ग करूँगा तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। क्यों किया मैंने वर्ग, ताकि मेरा ये रूट जो है, इसके ऊपर जो रूट लगा हुआ है ये मेरा क्या है, हट जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ करी है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बी स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर, और यहाँ पर रह जाएगा a स्क्वायर। अब मैं इस 5 को a के नीचे लेके जाऊँगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन
5। अभी आप मेरी स्ट्रेटजी रणनीति समझ जाओगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो ए स्क्वायर के नीचे क्या चल गया हमारा 5 यहाँ पर चल गया। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ए स्क्वायर को क्या कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है ना। ए स्क्वायर जो नंबर है, कोई भी ए स्क्वायर है, ए में अगर कोई नंबर मैं रखता हूँ तो डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर कोई नंबर है, ठीक है, और उसको 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो क्या होगा भैया, 5 जो है वो इस ए को भी विभाजित करेगा। इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए में मान के चलिए कि कोई वैल्यू पड़ी है, ठीक है, आप थोड़ी देर के समझिए कि ए में 10 पड़ा है मान के चलिए, ठीक है। अब 10 का ए का स्क्वायर, देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन 5, तो 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 100 होता है, और 100 डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ तो ये 20 बार जाता है, बिल्कुल जा रहा है। तो देखो ए स्क्वायर को अगर 10 के स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ए को भी 5 डिवाइड करेगा। इस ए की वैल्यू क्या थी 10, 10 को डिवाइड करेगा 5 कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है 5, तो ए को भी 5 विभाजित करेगा, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, अतः पूरा प्रॉपर लिखना है जिससे कि आपको मार्क्स पूरे मिले। अतः 5 जो है, 5 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसलिए 5 जो है वो ए को भी विभाजित करेगा। अभी मैंने आपको इसका प्रूफ दे दिया, विभाजित करेगा। क्लियर है बात। चलो अब देखो ए अगर 5 को विभाजित करेगा तो अगर कोई वैल्यू है, मान के चलिए 5 से अगर कोई वैल्यू, मैंने ए अभी 10 मानी थी, तो 5 से 10 को अगर मैं 5 से विभाजित करता हूँ तो 2 बार जाता है और ये 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये 5 जो है ये तो क्या है, ये तो भाजक है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, और 10 क्या है, 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं, और 2 क्या है, 2 एक शेषफल है। तो हम एक तरह से इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस 10 को मतलब जिसको मैंने ए माना था, तो इस ए को मैं क्या मान सकता हूँ, हम इसको मान सकते हैं, अब माना जो ए है, जो 10 था यहाँ पर, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू 5k, इसको मैं मान सकता हूँ। के क्या होगा यहाँ पर, के होगा जो हमारा ये था हमारा 2, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से इस तरीके से माना, ए इज इक्वल्स टू 5k, ठीक है। 5 इंटू के 2 बार गया तो 5 इंटू 2 10, कुछ भी हो सकता है, मतलब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये तो मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि ए की वैल्यू मान के चली कि 10 है, तो एक तरह से यहाँ पर इस 5 को मैंने ए को क्या मान लिया, इस ए को मैंने मान लिया ए बराबर है 5k के, ठीक है, क्योंकि ये वेरी करेगा ए के अकॉर्डिंग, ये के हमारा क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ए कुछ भी होगा तो के अलग हो जाएगा इस तरीके से। तो 5k हमने मान लिया। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर ये जो k है, जहाँ k क्या है, कोई पूर्णांक है, मुझे नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है, तो कोई पूर्णांक है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर जो मैंने ये लिखा था कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसको मैं एक इक्वेशन बोल देता हूँ मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इसको मैं दूसरी समीकरण में बोल देता हूँ, ठीक है। चलो अब जो समीकरण 1 है, ठीक है, यहाँ पर जो मेरी एक समीकरण आई थी, समीकरण यहाँ पर कौन सी है, ये वाली, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक आई थी ना मेरी समीकरण, कहाँ पर है, जैसे कि ये वाली समीकरण, इसको समीकरण 1 बोल देते, एक काम करते, इस वाली समीकरण को, ये जो ए स्क्वायर 5b स्क्वायर था, इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको समीकरण नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको भी हटा दो, इसको मैं समीकरण 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये के कोई पूर्णांक है, ये आ गया हमारा। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अतः, या एक सेकेंड, समीकरण यहाँ मैं लिख देता हूँ, समीकरण जो 1 आई थी हमारी, ये वाली समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, जो ए की वैल्यू 5k है, ये 5k है, ए का मान रखने पर, ठीक है। तो हम ए का मान रख लेते, तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये समीकरण 1 थी।
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 5b² और a की जगह पे मैं 5k रखूँगा। तो 5k रख लिया और उसका स्क्वायर, तो 5k का स्क्वायर क्या होगा 25k² और ये हो गया 5b²। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो 5 एकम 5 और 5 पच्चा 25। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि k² को देखो ये आ गया हमारा b² = 5k²। तो अगर मैं k² को यहीं रखता हूँ तो 5 को अगर उधर भेजता हूँ तो b² के नीचे क्या आ गया 5। अब देखो एक तो आ रहा था हमारा a² के नीचे 5, यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में देखोगे तो a² के नीचे 5। इस सिचुएशन में क्या आ रहा है b² के नीचे भी हमारा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, अब b² के नीचे अगर 5 आ रहा है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर b² के नीचे 5 आ रहा है तो जैसा कि यहाँ पर था a² के नीचे 5, तो मैंने कहा था 5 जो है वो a² को विभाजित करता है। तो यहाँ पर b² के नीचे 5 आ रहा है तो 5 जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए जो 5 है वो किसको कर रहा है b² को विभाजित करता है, विभाजित। अभी आप स्ट्रैटेजी समझ जाओगे पूरा क्वेश्चन करने के बाद में। ठीक है, इसलिए ठीक है 5 अतः यहाँ पर अतः लिखना था, अतः 5 जो है वो 5b² को विभाजित करता है, इसलिए जो 5 है वो b को भी विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ होगी कि अगर ये b को विभाजित कर रहा है, समझिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर ये b को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 को भी विभाजित कर रहा था और ये b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हुआ इसका, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 5 हो गया। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड मैंने कहा था 1 के अतिरिक्त कोई भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर a को 5 विभाजित कर रहा है और b को भी 5 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो HCF है वो तो यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो हमने जो माना था यहाँ पर 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, वो हमारी एक तरह से गलत हो गई। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम पूरे लैंग्वेज के तौर पर हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, है ना। यहाँ से मेरे को थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसलिए इससे हमें यह पता चलता है, क्या पता चला हमें कि A और B का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अभी मैंने आपको बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, जो कि हमारी जो कल्पना थी, हमने जो सोचा था, हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, कल्पना क्या थी कि इनके जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो 1 होंगे, क्योंकि मैंने परिमेय संख्या माना था इसको, और परिमेय संख्या माना तो ये p/q के a/b के फॉर्म में होगा, और a और b पूर्णांक होगा, और a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, 1 के विपरीत कोई नहीं होगा, 1 के अतिरिक्त कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया √5 को परिमेय संख्या मानकर, तो यहाँ पर जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल रहा है वो 1 के अतिरिक्त निकल रहा है 5। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमना विरोधाभास कर रहा है, तो यह क्या कर रहा है विरोधाभास। ये जो विरोधाभास हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, हमारी गलती की वजह से, हमारी त्रुटिपूर्ण जो हमने सोचा था, त्रुटिपूर्ण जो कल्पना की थी हमने, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। पूरा लिखना है आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो, कारण हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसको माना था √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अतः √5 वैसे क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर √5 था, अगर √5 की जगह √2 आ जाता तो फिर ऐसा का ऐसे ही होता क्वेश्चन, बस ये यहाँ पर जहाँ पर 5 है, यहाँ पर जैसे 5 है तो यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता है ना, और आगे भी हमारा 2 चलता रहता, जैसे यहाँ पर 5k है तो यहाँ 2k हो जाता, ठीक है, जहाँ k कोई पूर्णांक है, और इसी तरीके से प्रोसेस चलता। अगर 2 आए 3 आए कुछ भी आए ना, तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही लैंग्वेज लिखनी है, बस जहाँ पर 5 था हमारा वहाँ पर आपको क्या कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है। 3 आए तो 3 कर दो, इसी तरीके से आपको सॉल्व